हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 6 का सेक्शन सी और इसके बाद आपको इसी चैनल पर सेक्शन डी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस गाला पेपर 6 सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका रहेगा 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 6 3 18, ठीक है। और क्वेश्चन 38 से लेकर 46 तक इसी सेक्शन में होंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पिक्चर क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है कि ये कौन सी सिटी है। विच एशियन सिटी इज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये है धोलावीरा। ओके, फिर इन विच स्टेट इज दिस प्लेस लोकेटेड। तो धोलावीरा कहाँ है। तो पूरा प्रॉपर लोकेशन आपको लिखना है। वैसे स्टेट पूछा तो सिर्फ गुजरात, लेकिन आप लिख देना खादरबेट भचाऊ तालुका गुजरात। देन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सिटी इज यूनिक। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सा फीचर है इस सिटी का जो यूनिक है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इसका ऐसा है कि आज के टाइम पर भी ऐसा प्यूरिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ दिस प्लेस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स इन मोहनजोदारो। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का तो उस हिसाब से लिखना रहेगा। 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है रखलदास बैनर्जी और दयाराम सानी, इन्होंने रिमेन्स ढूंढे थे किसके। मोहनजोदारो के। कहां से। लरखान डिस्ट्रिक्ट जो कि आज पाकिस्तान में है। और मोहनजोदारो का मतलब होता है द हीप ऑफ द डेड। नाउ रोड्स की बात करें, द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग रोड्स। क्यों। जो रोड्स हैं वो कितनी चौड़ी थी। तो 9.75 मीटर वाइड और स्मॉल लिंक रोड्स cross the major ones at the right angle. The roads were wide enough for number of vehicle to pass at a time. और इतनी चौड़ी रोड थी कि एक बार में काफी व्हीकल एक साथ वहां से पास हो सकते थे। और जो छोटी जैसे ये मेन रोड हो गई 4, है ना, और जो भी साइड रोड थी जो स्मॉल लिंक, वो सब इनको किस एंगल पे जुड़ती थी। क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। ओके, Now pits on the roadside suggest that there might have been lamp post। और कुछ गड्ढे भी हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि वहां पे क्या हो सकता है, लैंप पोस्ट हो सकता है। रोड्स ऑफ टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स, ठीक है, विदाउट एनी टर्न। दिस इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशलिटी ऑफ दिस एशियंट टाइम। यानी कि पूरा टाउन अगर मेन रोड्स की बात करें तो 2 ही मेन रोड थी जिसमें एक भी टर्न नहीं था। एक ये ऐसी और एक ऐसी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। देखो 2 मेन रोड्स वर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर वाज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट। पूरी सिटी में 2 मेन रोड्स और वो भी विदाउट एनी टर्न, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर यानी कि राइट एंगल पर क्रॉस करते थे, है ना। तो ये था रोड्स के बारे में। क्वेश्चन 40 है गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। वाई। तो गुप्ता एज को गोल्डन एज संस्कृत लिटरेचर के लिए क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले गुप्ता पीरियड में ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए थे विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने पहलू हैं और रिलीजियस चीजें वो सब इसमें समझाई गई हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ वर कंपोज। जैसे कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य, वो भी गुप्ता पीरियड के थे जिन्होंने क्या लिखी, अर्थशास्त्र एक बुक है जो कि मैनेजमेंट पे है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं। फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड वो नोन एज गोल्डन पीरियड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम एंड ड्रामा। तो गुप्ता एज में ही संस्कृत को एनकरेजमेंट मिला ज्यादा। द ग्रेट राइटर्स जैसे कि नाम याद रखना, ये सारे गुप्ता एज के हैं। कालिदास, भावभूति, भारवी, ठीक है, भारती हरि, बाना भट्ट, फिर मांगा एंड मेनी अदर बिलोंग टू दिस पीरियड। देन जो सबसे फेमस है वो है कालिदास। देखो कालिदास इज नोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड और उनके जो काम है, उनकी जो बुक्स हैं वो याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कौन कौन सी है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ठीक है। दीज आर दी रेनोन्ड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल। और ये सारी बुक्स का टॉपिक क्या है वो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया था। नाउ बाना रोड दी कादम्बरी एंड हर्ष चरित, अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष।
तो हर्ष की जो बायोग्राफी है, राजा हर्ष की जो बायोग्राफी है, उसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, किसने लिखी है? बाना ने लिखी है। और इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी। सारे आपको 1 मार्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्क वर, अब ये जो सारी बुक्स है इनका सब्जेक्ट क्या होता था? तो कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, रोमांस हो गया, फिर एलिगरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसफी। ठीक है, और एलिगरीज का मतलब क्या होता है? कि स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। नाउ हेंस गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और जब इतने सारे संस्कृत की फेमस बुक गुप्ता एज में लिखी गई हैं, इसलिए इस एज को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। फिर है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट द बेसिस ऑन विच दीज आर क्लासिफाइड। तो सॉइल कैसे बनती है और किस बेसिस पर हमारे पास 8 टाइप्स के सॉइल है वो बताना है ना। ये अलग से 1 मार्क्स का बनेगा और वो जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये समझाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। Okay, so generally the part of the surface of earth wherein the vegetation grows is known as soil. तो मिट्टी क्या होती है? अर्थ की पहली लेयर। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी पहली लेयर जहां वेजिटेशन पॉसिबल है उसी को हम बोलते हैं सॉइल। द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या होता है? वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर, ये सब इसमें मिक्स होते हैं। पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल। पेरेंटल रॉक किसको बोलते हैं? हम 9th में पढ़ा था, तो इग्नियस रॉक को ही पेरेंटल रॉक बोलते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड या मेटामॉर्फिक रॉक है वो इग्नियस से ही बने हैं, अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। सो सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन क्या होता है? तो वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो भी रॉक्स हो, ठीक है, जैसे पेरेंटल रॉक यानी कि पहले तो इग्नियस ही रॉक है। अब जब ये रॉक्स धीरे धीरे इरोड होने लगते हैं, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी से मिट्टी बनती है। ठीक है, तो दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल। और इसलिए यहाँ क्या लिखा है? डेन्यूडेशन के प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। डेन्यूडेशन मतलब होता है वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक्स। देन बायोरेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर, ये सब इसमें मिक्स होते हैं तभी जाके सॉइल फर्टाइल होती है। इन अदर वर्ड्स द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स यानी कि जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, व्हिच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन, जिसके पास कुछ ग्रो करने की, कुछ डेवलप करने की कैपेसिटी है, उसको कहते हैं हम सॉइल। ठीक है, हमारा पूरा वेजिटेशन इसी पर डिपेंडेंट है। और दूसरा क्वेश्चन कि किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस। पूरा एज इट इज लिखना है। कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक, स्ट्रक्चर और ह्यूमस, इनके बेसिस पर सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। ओके, चलो नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 मार्क्स का है, 3 चीजें हैं। रेगुर, ये 9th में भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को हम बोलते हैं रेगुर। ठीक है, और ये क्यों बनती है? फॉर्म ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डेक्कन लावा। ब्लैक सॉइल जो होती है वो इग्नियस रॉक से, उसका जो पेरेंटल रॉक है वो क्या है? इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक होता है लावा से बनता है। ठीक है, तो डेक्कन लावा के रीजन में जो मिट्टी है उसको हम बोलेंगे ब्लैक सॉइल, और ये 15% एरिया में फैली हुई है। इंडिया में ये महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। फिर दूसरा है मार्शी और पैटी सॉइल। ये ह्यूमिड रीजन में मिलती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स, जहां यानी कि दलदल जैसा समझ लो, बहुत ज्यादा इसमें बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, जरूरत से ज्यादा होते हैं, और इसमें फोस्फेट और पोटैश की इनसफिशिएंसी होती है। और ऐसी सॉइल मिल जाएगी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु और उत्तराखंड। वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा है उधर पर जो सॉइल है वो मार्शी और पैटी रहेगी। ओके, नाउ डेजर्ट सॉइल की बात करें तो सीन इन एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड एंड सेमी, जहां सूखा रहता है वहां पर डेजर्ट सॉइल है। ये सैंडी होती है और बहुत इनफर्टाइल होती है। इट कंटेन्स डिसॉल्व मिनरल्स। राजस्थान, हरियाणा, सदर्न पंजाब में यहाँ पर डेजर्ट सॉइल मिल जाएगी, और गुजरात में दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। और विद इरिगेशन फैसिलिटीज, देखो क्योंकि ऐसे तो पानी नहीं है, ठीक है, एरिड सेमी एरिड रीजन है, रेनफॉल इतनी होती नहीं है, ऊपर से इनफर्टाइल है ना। तो अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी है तो यहाँ पर मिलेट, ज्वार का कल्टीवेशन हो सकता है। ओके, तो ये थे 3 टाइप के सॉइल। फिर क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है। गाला पेपर 4 में आपको वो मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पहले बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब बना, कहां पर हेडक्वार्टर है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस राइज हैज अराइजन, यानी कि प्राइस को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है।
क्यों हमको प्राइस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई? तो सबसे पहले तो द विशियस सर्किल ऑफ प्राइसेस कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो महंगाई की वजह से उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सामने वो जो वेजेस देगा वो महंगाई के हिसाब से देगा, तो वेजेस बढ़ते जाएंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब जब लोगों के पास पैसा है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ गई तो वो खर्च करेंगे, तो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। लाइव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास बिकम्स मिजरेबल। अब क्या होगा? डिमांड बढ़ गया पर सामने से अगर सप्लाई नहीं हो पाया तो अगेन प्राइस राइज। और इस चक्कर में ये जो पूरा सर्कल है विशियस, फंसता कौन है? मिडिल क्लास एंड पुअर। दूसरा रीजन है कि रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। अब इतनी महंगाई हो गई है कि हम हमारी जरूरतें पूरी करें या सेविंग करें, है ना, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया या सेविंग होगी वो कम हो जाती है। अब जब सेविंग कम है तो कैपिटल जनरेशन नहीं हो पाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू प्राइस राइज। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटी डिक्रीजेस। अब ये इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से सबके सब जो है लग्जरीज आइटम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा मार्जिन दिख रहा है, तो बेसिक कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, नए बिजनेस, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट रुक जाएंगे। ओके, इसलिए प्राइस को कंट्रोल करना है। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। अगर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो कौन सी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेगी? सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉरेन एक्सचेंजेस स्पेंड। अब क्या हो रहा है कि हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहा है, विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम। और इससे फिर अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। 3 मार्क्स का है, पूरे 6 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर है प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस, तो उसकी स्कैरसिटी हो जाती है, और अगर इन चीज की स्कैरसिटी हो गई तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो और गिर जाएगा। एज द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। अब क्या है? महंगाई बढ़ गई तो जिस गुड का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा, है ना। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, दे बिकम एक्सपेंसिव, सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। अब वो अपने को महंगे पड़ रहे हैं तो हम बेचेंगे भी ज्यादा में। कंपैरेटिवली इंपोर्टेड गुड्स बिकम चीप इन द मार्केट। लेकिन जो हम खरीद रहे हैं बाहर से, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ते हो जाते हैं और हमारे खुद के गुड्स महंगे हो जाते हैं। तो क्या होगा? एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। बैलेंस ऑफ एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। रीजन क्या है? कि हमारे यहाँ पर जो गुड्स बन रहे हैं वो कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ा देंगे और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। Living standard of poor or middle class deteriorates because of price rise. In order to fulfill requirements, immoral activity. अब देखो, पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी करेगा, तो immoral activities जैसे कि theft, robbery, murder, crime, betting, hoarding, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं जब लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सके तब। मॉरल डिग्रेडेशन, सोसाइटी का जो मॉरल वैल्यूज है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज कंट्रोल करना रहता है। क्लियर? वरना इट विल बिकम द हिंड्रेंस फॉर द इकोनॉमी। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज। तो पीडीएस सबसे पहले तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आया था। कब आया था? 1977 से इंडिया में है। द ऑब्जेक्ट क्या है इसका? जो लो इनकम ग्रुप है या पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, ठीक है, विथ असेंशियल कमोडिटी, उन सबको बेसिक कमोडिटीज प्रोवाइड करना एकदम रीजनल प्राइस पर या फिर फ्री में। बीपीएल को तो फ्री में मिलता है, उनसे ऊपर जो है उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। और पीडीएस के अंडर ये जो काम है ये करता कौन है? तो फेयर प्राइस शॉप्स। आज अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स है और प्राइसेस एट दीज शॉप्स आर लेस इन कंपैरिजन इन द मार्केट। जो नॉर्मल ओपन मार्केट होता है उधर के कंपैरिजन में एफपीएस में जो प्राइस रहता है ग्रेन्स वगैरह का वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो बीपीएल और लो इनकम ग्रुप के लिए ही होता है। गवर्नमेंट pays the difference between the original price and the rate of item at fair price shops, such amount is called subsidy। अब देखो जो प्रोड्यूसर है वो तो नुकसान में नहीं बेचेगा ना। अगर फेयर प्राइस शॉप में चीजें सस्ती मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसर नुकसान कर रहा है। देखो मान लो किसी चीज का प्राइस मार्केट में 50 रुपए है और वही फेयर प्राइस शॉप्स में मिल रहा है हमको 20 रुपए में, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है उसने तो 50 रुपए में ही बेचा। किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ने 50 रुपए का ही खरीदा, लेकिन एफपीएस में गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपए का बेच रही है। तो जो डिफरेंस है 30 रुपए का वो कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रहा है, और इसी को कहा जाता है सब्सिडी। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन, इसी को कहा जाता है सब्सिडी। जो ओरिजिनल प्राइस है और जो एफपीएस पे प्राइस मिल रहा है उसका डिफरेंस है सब्सिडी। सो दिस पीडीएस हैज बिकम अ बून फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर। एक वरदान साबित हुआ है लो इनकम ग्रुप के लिए, ताकि वो अपना पेट भर सके और फिर बाकी जो बचता है फिर वो दूसरी चीजों में लगा सकते हैं। देन इन द सिचुएशन ऑफ, अच्छा, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जानबूझ के सप्लाई कम कर देते हैं। क्यों? मार्केट में अगर सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि डिमांड है पर सप्लाई हो नहीं पा रहा है तो प्राइस। तो इसलिए प्राइस इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी करते हैं। तो इस सब से बचने के लिए फेयर प्राइस शॉप्स इन लोगों के लिए खोला गया है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब से। ओके। और लेकिन क्या है, इस पूरे सिस्टम का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही करप्ट होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये अपने ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएगा। डिपेंड ऑन सेटिंग अप ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर द अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, एंड द ऑनेस्टी एंड नेचर ऑफ द शॉपकीपर। जो यहाँ बैठा है बेचने के लिए वो कैसा है। अगर वही चिटर निकला तो जो रियल ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का गवर्नमेंट का वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम का, पीडीएस स्कीम का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म पर। ओके, नाउ क्वेश्चन 46, लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो उसके 3 इंडिकेटर्स हैं, उन्हीं 3 के बारे में बताना है। तो 3 इंडिकेटर्स हमको किसने दिए? तो यूएनडीपी ने दिए। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, यानी कि एवरेज एज। दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गेविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन infant, predicting for how many years will the infant survive is known as life expectancy। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये प्रेडिक्ट करना कि वो कितना जिएगा, उसको ही कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फॉर विच जो हाईएस्ट है वो है 83.6 और जो लोएस्ट है वो 20 ईयर्स, है ना। और HDI 2015 के हिसाब से इंडिया का आया था 68 ईयर्स। तो ये डेटा भी याद रखना है कि हाईएस्ट कितना प्रेडिक्शन है, लोएस्ट कितना प्रेडिक्शन है और उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट आता है एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें 2 डिवीजन किए हुए हैं। पहला है मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग। क्या होता है? इट इज द इयर्स स्पेंड इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ 25। यानी कि 18 प्लस के बाद 25 साल तक बच्चे कितना स्कूल गए हैं ऑन एन एवरेज, उसको बोलते हैं मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसके लिए हाईएस्ट है 13.3 और लोएस्ट है 0, ठीक है। और 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो है 5.4 ईयर्स, ठीक है। देखो हाईएस्ट कितना है? 13.3, बहुत ही कम है।
दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अप्रोक्सीमेट ईयर दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 years विल स्पेंड इन स्कूल। अब 5 साल का बच्चा अपनी लाइफ में कितना स्कूल जाएगा वो प्रिडिक्ट करना इस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। यहाँ एडल्ट से शुरू होता है 25 साल तक, यहाँ जो 5 साल का बच्चा है वो कितना स्कूल जाएगा, जिसके लिए हाईएस्ट है 18 ईयर, लोएस्ट है 0 और इंडिया की पोजीशन है 11.7 ईयर्स। ओके, फिर लास्ट है इनकम इंडेक्स लाइफस्टाइल फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस GDP, gross domestic product per capita GDP is replaced by gross national income per capita. According to Human Development Report 2050, per capita gross national income was, देखो जो चैप्टर 15 था उसमें हमने देखा था कि जो आइडियल मेजर है ये मेजर करने का कि कौन सी इकोनॉमी कितनी आगे है कंपेयर करने का, वो होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि हर एक सिटीजन ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। तो उसके लिए इंडिया में कितना था, $5497 और पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, $5238। दोनों अलग हैं, ये ग्रॉस नेशनल इनकम बता रहे हैं हम। ठीक है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम है और ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है। ओके, तो ग्रॉस नेशनल इनकम $5497 और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम $5238। और फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो US डॉलर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो जो भी कंट्री है वो अपनी कंट्री की इनकम को US डॉलर में कन्वर्ट करता है और उसके बाद जाके सारे कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, कंपैरिजन होते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो भी डॉलर में ही निकालेंगे, यानी कि हर कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके सारी चीजें करती है, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 6 का सेक्शन C खत्म होता है। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का सेक्शन D। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाइए और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।